नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। हरियाणा में सत्ता का फाइनल खेला जा रहा हो और यह भला कैसे हो सकता है कि नेता एक दूसरे को मात देने के लिए रणनीतियों का जाल ना बिछाएं। प्रदेश में इस समय रणनीतियों का दौर अपने चरम पर है। कभी मुद्दों को भुनाने के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं तो कभी वोट बैंक को लुभाने के लिए। लेकिन इस आखिरी अध्याय के आगाज में, हम आखिरी अध्याय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है। इनेलो ने रण में उतरने के लिए अपनी रणभेरी बजा दी है। किस रणनीति के साथ कौन मैदान में उतर रहा है, सबसे पहले आपसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगे और कौन कौन से मुद्दे उनके पास हैं। लगातार हम इस पर बात करते आए हैं। आज भी हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। नेताओं को अक्सर युवा शक्ति की याद काफी सताने लगती है, खासकर तब जब चुनाव की रणभेरी बजी हो। चुनाव दौरान युवाओं के महत्व को बताने की जरूरत नहीं, जो नेताओं को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी के मद्देनजर हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर युवाओं को लुभाने का दौर शुरू हो गया है और करीब आधी आबादी वाले युवाओं को बरगलाने के लिए भरपूर जाल बिछाए जा रहे हैं। हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो ने चुनाव से ठीक पहले युवाओं की नब्ज को टटोलना शुरू कर दिया है। इनेलो युवाओं के हर मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर नौकरियों में भेदभाव। इनेलो अच्छे से जानती है कि अगर खोई हुई साख हासिल करनी है तो युवाओं को इनेलो का सियासी चश्मा पहनाना जरूरी है। इसके मद्देनजर इनेलो ने अपने दो युवा चेहरे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को चुनावी कमान सौंप दी है, ताकि युवा चेहरों के दम पर युवा वोट बैंक पर पकड़ तेज की जा सके। इसके साथ ही इनेलो ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 62 उम्मीदवारों की लिस्ट में इनेलो ने 11 युवा चेहरे और 10 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। हालांकि युवाओं को लुभाने में केवल इनेलो ही आगे नहीं है। सत्ताधारी कांग्रेस भी चुनावों में युवाओं की शक्ति को भलीभांति पहचानती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की गोहाना रैली सभी को याद होगी। वहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हुए कहा था कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। मैं राहुल गांधी के राजनीति में युवाओं की भागीदारी के विचार से पूरी तरह सहमत हूं। हरियाणा की राजनीति में 50% युवाओं को मौका मिलेगा। भले ही मुख्यमंत्री से चौधरी बीरेंद्र सिंह हमेशा खफा दिखते हों, लेकिन बीरेंद्र सिंह भी मुख्यमंत्री हुड्डा की तरह प्रदेश की राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने पर सहमत नजर आए। उन्होंने रोहतक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, नई राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती युवा है। युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। युवाओं को बदलाव चाहिए, उन्हें ऐसा नेता चाहिए जो सारे अधिकार दिला सके और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में मददगार बने। ये सब नई राजनीति ही तय कर सकती है। सत्ताधारी हो या फिर विपक्षी, सबकी निगाहें युवा वोट बैंक पर गड़ी है। कोई युवाओं की राजनीति में 50% भागीदारी की बात करता है तो कोई युवाओं के बेरोजगारी जैसे जख्म पर सत्ता में आने के बाद मरहम लगाने का दावा करता है। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ महीनों के बाद इन मुद्दों पर किसी को भी गंभीर मंथन करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। हरियाणा में युवाओं को लुभाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं और युवा मतदान अपने मत का इस्तेमाल करेंगे भी। लेकिन क्या इस बार हरियाणा की राजनीति में युवा परिवर्तन ला पाएंगे? क्योंकि युवा शक्ति ही ऐसी शक्ति है जो नेताओं का आगामी भविष्य तय करेगी कि उन्हें अर्श पर पहुंचाना है या फिर फर्श पर। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 न्यूज। युवा यानी वायु, वायु यानी वेग, और वेग जब चलता है तो अच्छे अच्छे कहें कि रास्ते में आने वाले पहाड़ों का भी रुख मोड़ देता है और युवा शक्ति के आगे हर कोई बेबस नजर आता है। अब आप कहेंगे कि हम इस राजनीतिक खबर में युवाओं की बात क्यों करने लगे, तो आज की तारीख में राजनीति की सारी दुनिया युवाओं के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा, फ्लैशबैक में याद दिलाना चाहूंगा। मुझे याद है दक्षिण भारत की राजनीति में अगर हम बात करें 1960 के आसपास युवाओं ने एक इतना बड़ा बदलाव किया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो युवा वोटर हैं वो इतना बड़ा बदलाव कर सकते हैं। धीरे धीरे वो राजनीति बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही और वो आई उत्तर भारत में।
उत्तर भारत की राजनीति में भी एक अहम रोल युवाओं ने निभाया। तो तब यह कहा जाने लगा कि युवा सिर्फ वोट डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे तमाम मेहमान और तमाम दर्शक जानते हैं कि युवाओं ने अपना कितनी बड़ी भागीदारी, युवाओं की जो भागीदारी थी वो संसद में कितनी भारी रही। और इस बार तो यह कहना गलत नहीं होगा कि युवाओं का बोलबाला है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री युवाओं के सहारे सत्ता के उस शिखर तक जा पहुंचे जहां तक पहुंचने के नेता सिर्फ सपने देखते हैं। फुल मैंडेट के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई और इसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल था। 18 से 28 तक की जो बात नरेंद्र मोदी करते आए उसमें वो सफल भी हो गए। और युवा जब सड़कों पर निकलता है, कहते हैं कि जब सड़क से लेकर संसद तक युवा अपनी आवाज को बुलंद करता है तो एक हुंकार सुनाई देती है, और एक ऐसी हुंकार जो अच्छी अच्छी कुर्सियों को हिला देती है। और ये बात अब हरियाणा की राजनीतिक पार्टियां भी समझ चुकी हैं, चाहे वो एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो, चाहे आईएनएलडी हो, चाहे बीजेपी हो। ये तमाम पार्टियां जानते हैं युवाओं के बिना कुछ भी संभव नहीं। बीजेपी तो युवाओं के सहारे सत्ता के शिखर तक पहुंच ही चुकी है, लेकिन अब एक बार फिर से युवाओं पर हर कोई नजरें गड़ाए बैठा है कि युवा चेहरे, युवा वोट आखिर किस पार्टी के खाते में जाएंगे। क्योंकि जिस तरफ युवाओं का मन गया उस तरफ शायद भारी हो जाएगी वोटों की गिनती। युवाओं की राजनीति में कितनी निर्णायक भूमिका होती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव के दौरान पूरा चुनाव प्रचार अभियान युवाओं के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। कभी नरेंद्र मोदी ट्विटर के जरिए युवाओं को उनका फर्ज याद दिलाते नजर आए, तो कभी युवाओं को उनकी शक्ति से रूबरू करवाया, जिसका असर कुछ ऐसा हुआ कि युवाओं ने नरेंद्र मोदी को सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। लेकिन हरियाणा में इस एजेंडे पर बीजेपी दोबारा अमल कर पाती, उससे पहले यह मुद्दा इनेलो ने हाईजैक कर लिया है। चुनावी समर में इनेलो की रणनीति का काफी बड़ा हिस्सा युवा वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। और युवाओं को लुभाने के लिए इनेलो ने जहां दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को कर्म क्षेत्र में उतारा है, वहीं बेरोजगारी, नौकरियों में भेदभाव और शिक्षा के गिरते स्तर जैसे अहम मुद्दों पर सत्ताधारी कांग्रेस निशाने पर है। साथ ही इनेलो ने आगामी विधानसभा चुनाव के 62 उम्मीदवारों का ऐलान कर बाजी मार ली है और चुनावी तैयारियों में जुट गई है। राजनीति का खेल देखिए, जहां कल तक बीजेपी पर इनेलो के मुद्दे हाईजैक करने का आरोप लगाया जा रहा था, अब वैसे ही कुछ आरोप इनेलो पर भी लग रहे हैं। लेकिन यह तो युवाओं को लुभाने की कवायदे भर है। हालांकि भले ही इनेलो 10 साल का सूखा खत्म कर सत्ता हासिल करने के हसीन सपने देख रही हो, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी इनेलो के उठाए गए मुद्दे को महज जनता को बरगलाने का जरिया बता रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि इनेलो चुनावी लड़ाई में कहीं भी नहीं है और वो तीसरे पायदान के लिए चुनाव लड़ेगी। वहीं ऐसा ही कुछ राग बीजेपी भी अलापती नजर आती है। बीजेपी भी अपना सीधा मुकाबला कांग्रेस से मानती है। साफ है कि एक बार फिर चुनावों से पहले मुद्दों के नाम पर वोटर्स को बरगलाने का सिलसिला तेज हो गया है। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि वोटर्स को किस पार्टी की नीतियों में नेकी और नियत नजर आती है और किसको दरकिनार कर वोटर्स दूरी बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। जी हाँ, युवाओं की शक्ति के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन युवाओं पर इतनी नजरें क्यों गड़ा रखी हैं और युवाओं के इस मुद्दे पर आज हम आपके सामने क्यों आए हैं, तो इसके पीछे भी बहुत सारी वजह हैं, वो भी आपको गिनाएंगे। क्यों आखिर इनेलो ने जब 62 सीटों का ऐलान किया कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे, तो ये सवाल फिर से खड़ा हो गया। हमारे साथ मेहमान हैं इस वक्त प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं। चौहान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। शुक्रिया। और चौहान साहब से भी जानेंगे, खुद भी युवा हैं, काफी तेज तर्रार हैं और जानते हैं युवाओं की शक्ति किस कदर बदलाव ला सकती है। देश में ही नहीं, हर जगह, पूरे संसार में युवाओं की शक्ति के आगे हर कोई नतमस्तक नजर आता है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर चर्चा करें।